नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है अर्थ इन द यूनिवर्स, सौर मंडल में पृथ्वी। देखिए, सौर मंडल मतलब कि सूर्य, मंडल का मतलब समूह, परिवार, सूर्य का परिवार। सूर्य का परिवार कौन है? ग्रह, उपग्रह, उल्का, जितनी भी चीजें सूर्य केंद्र में है उसके चारों तरफ जो घूम रही हैं उन सभी को मिला के बनता है सूर्य का परिवार। में पृथ्वी की स्थिति को देखना है हमें, पृथ्वी कहाँ पे है। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि हम जब सूर्यास्त के बाद, जब सूर्य छिप जाता है, जब हम आसमान को देखते हैं रात के समय में, तो हमें उसमें असंख्य अनगिनत छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं दिखाई देती हैं। अनगिनत, जिसमें कुछ बहुत ज्यादा चमकीली होती हैं जबकि कुछ धुंधली होती हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो कुछ बहुत तेजी से टिमटिमाती हैं जबकि कुछ बहुत धीमे से टिमटिमाती हैं। लेकिन इनमें हमें एक चीज दिखती है, वो होता है हमारा चंदा मामा, जिसको बोलते चंद्रमा, मून। उसको देखते हैं, हम देखते हैं कि चंद्रमा जो है अलग अलग समय में अलग अलग आकार का दिखाई देता है। कभी कहीं पे दिखाई देता है, कभी किसी साइड में दिखाई देता है। चंद्रमा जब एक महीने में पूरा दिखता है, जब उसका पूरा स्वरूप होता है, जब पूरा चंद्रमा आसमान में दिखता है, तो उस दिन को हम, उस रात को हम कहते हैं पूर्णिमा की रात। और 15 दिन के बाद जब उसी चंद्रमा को हम देखते हैं, जब वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, अंधेरा रहता है, तो उसको बोलते हैं अमावस्या की रात। अब अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हम दिन में चंद्रमा और जो विभिन्न छोटी छोटी चमकीली वस्तुएं हैं जो हमें रात में दिखाई देती हैं, उनको हम दिन में नहीं देख पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है काफी तेजी से उन चीजों को दिखने नहीं देता। काफी तेजी से सूर्य चमकता है तो वो चीजें नहीं दिख पाती। अब देखिए, खगोलीय पिंड क्या होते हैं? सूर्य, चंद्रमा और वे सारी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती रहती हैं, वो सारी की सारी खगोलीय पिंड कहलाती हैं, हेवनली बॉडीज। इन्हीं खगोलीय पिंडों में कुछ जो पिंड होते हैं वो आकार में बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, गर्म होते हैं। ये जो खगोलीय पिंड है ये गैसों के बने होते हैं। इनमें अपनी ऊष्मा होती है, हीट अपनी होती है उनमें, और अपनी लाइट होती है, अपना ही प्रकाश होता है। और उसी प्रकार को वो लगातार एमिट करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं। ऐसे पिंडों को हम तारा कहते हैं। समझ में आया? जो गर्म होते हैं, इनका आकार बहुत बड़ा होता है, अपनी ऊष्मा होती है इनके पास, अपना प्रकाश होता है, और अपने उसको उत्सर्जित करते रहते हैं, हीट को लगातार प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो उन्हें हम तारा कहते हैं या स्टार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो सूर्य भी एक तारा है। अब देखिए, रात के समय हम जब अनगिनत तारों को सूर्य की तरफ, हम जब अनगिनत तारे तो दिखाई देते हैं, लेकिन वो सूर्य की तरह नहीं चमकते। उसके पीछे कारण ये है कि हैं तो वो भी तारे, लेकिन वो सूर्य की तरह नहीं चमक रहे। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के मुकाबले हमसे बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, इसीलिए वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं और शीतल नजर आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि चीजें, कोई भी वस्तु हमसे जितनी दूर होगी वो हमें उतनी ही छोटी दिखाई देगी। हवाई जहाज का एग्जाम्पल लीजिए। हवाई जहाज जितना ऊंचा उठता है हमें उतना छोटा सा चिड़िया के बराबर दिखता है, जबकि साइज में वो एक बस से भी बड़ा होता है। अब देखिए, नेक्स्ट आगे बात करते हैं नक्षत्र मंडल। देखिए, रात के समय आपने देखा होगा कि आसमान में जो तारे हैं उनकी अलग अलग आकृतियां होती है, अलग अलग शेप में बने होते हैं। कभी आपको एक भीड़ की तरह का दिख जाएगा। अब देखिए, इधर दिख रहा है आपको ये सांकेतिक तारे हैं ये दोनों, और ऊपर आपको ध्रुव तारा दिख जाता है। इन सबको मिला के एक आकृति बनती है। ये जो देखिए इधर की तरफ जो बनी हुई है, ये 7 तारे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। इन 7 तारों को मिला के जो आकृति बनती है, जो शेप बनती है, उसको हम सप्तऋषि कहते हैं। और इस तरह का जो समूह होता है, जो कई तारे मिलके एक आकृति बनाते हैं, उसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और उन्हीं नक्षत्र मंडलों में ये एक है जिसका नाम है सप्तऋषि नक्षत्र मंडल। और ये जो सप्तऋषि है ये नक्षत्र मंडल है, एक आरसा मेजर उसी का एक भाग है। देखिए, आगे चलते हैं। देखिए, प्राचीन काल में क्या होता था कि अब तो देखो कंपास है, कंपास के हिसाब से हम पता लगा लेते हैं कि कौन सी तरफ
कौन सी दिशा है, क्योंकि कंपास की जो हमेशा सुई होती है उत्तर दिशा की तरफ हमेशा शो करती है। तो लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था, रात में जैसे कोई इंसान कहीं फंस गया है, उसको दिशा का ज्ञान था नहीं, तो दिशा की वो जानकारी कैसे प्राप्त करता था, वो देखते थे ध्रुव तारे को। ये देखिए यहाँ से जो लड़की देख रही है ऊपर ध्रुव तारा दिख रहा है, ये ध्रुव तारा हमेशा कहीं से भी आप खड़े होकर देखोगे तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होता है। देखिए अब पता कैसे चलेगा कि ये ध्रुव तारा है। देखिए आपने सप्तऋषि देखा था ऊपर, सप्तऋषि से जाती हुई ये लड़की देख रही है, लास्ट के इसके जो 2 तारे हैं वहां पे उनको देखना है। वहां से जो स्ट्रेट लाइन, एक काल्पनिक रेखा, हम एक अपने मन में ही एक रेखा खींच लेते हैं कि ये रेखा आगे जाके कहां पे मिलेगी, जिस स्टार को जाके वो टच करेगी वो रेखा, वही होता है ध्रुव तारा। ये तो हो गई तारों की बात। तारों में हमने जाना कि उनमें अपना प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है, उसको इमिट करते हैं तथा चमकते रहते हैं। अब हम आते हैं ग्रहों के पास। देखिए ग्रह क्या होते हैं, कुछ खगोलीय पिंडों पे अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वो क्या करते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे पृथ्वी हमारा ग्रह है, मंगल, बुध, ये सब ग्रह हैं, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, जबकि तारों के पास अपना खुद का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य के पास था अपना प्रकाश, जैसे असंख्य तारे हैं जो दूर रहते हैं लेकिन सूर्य के प्रकाश की वजह से हमें दिखते नहीं है, उनके पास अपना प्रकाश होता है। लेकिन ये जो ग्रह होते हैं इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं और बाद में उसको छोड़ते हैं, जिस वजह से ये हमें नजर आते हैं और इनको बोलते हैं हम ग्रह, मतलब कि प्लैनेट। देखिए प्लैनेट का मतलब क्या होता है, ग्रीक भाषा के प्लैनेटिया शब्द से आया है। इसका मतलब होता है परिभ्रमक, मतलब कि लगातार चलते रहने वाला, मतलब कि किसी के चारों तरफ घूमने वाला। प्लैनेट किसके चारों तरफ घूमता है, स्टार के। जैसे सूर्य है और पृथ्वी है, बुध है, ये सब ग्रह हैं, ये किसके चारों तरफ घूमेंगे, सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये पृथ्वी अपना बताइए सूर्य कहां से प्राप्त करेगी, सूर्य और ऊष्मा कहां से प्राप्त करेगी, सूर्य से, पृथ्वी है, ये अपना प्रकाश और ऊष्मा कहां से प्राप्त करेगी, सूर्य से। क्यों, क्योंकि सूर्य ही इसका सबसे नजदीक का तारा है और ये चक्कर किसका लगाते हैं, सूर्य का ही लगाते हैं। देखिए अब उसी तरीके से ये डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे सूर्य है, देखिए उसके सबसे पास का ग्रह कौन सा है, बुध है। देखिए पहली लाइन में बुध दिख रहा है आपको, देखिए ये रहा बुध। उसके बाद आपका शुक्र आता है, मरकरी इसको बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आपका पृथ्वी है, फिर उसके बाद मंगल है। मंगल ग्रह पे अभी हमने एक मिशन भेजा था, मंगलयान, जिसकी अक्षय कुमार ने फिल्म भी आई थी। उसके बाद आपका बृहस्पति आता है, फिर आता है आपका शनि, फिर यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। तो देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 4 8, तो टोटल 8 ग्रह हैं। इनके बारे में देखिए बेसिक जानकारी दी गई है, ये आप लोगों को जरूर याद करनी है और ये पता भी होनी चाहिए। देखिए जैसे बुध है, सबसे पहला उपग्रह है बुध, तो बुध जो है ये क्या करता है, 88 दिन का इसका परिक्रमण काल है, मतलब कि सूर्य के चारों तरफ ये 88 दिन में परिक्रमा लगाता है। और पृथ्वी कितने दिन में लगाती है, सूर्य के चारों तरफ 365 दिन। वहीं पे बुध कितने दिन में लगाता है बेटा, सिर्फ 88 दिन में। और अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक बार चक्कर घूम जाती है, जिससे दिन रात हो जाता है। अभी कभी केवल इतना ही समझिए, जैसे जैसे आगे भूगोल बढ़ेगा आपको सब समझ में आएगा कि रात्रि कैसे होती है, दिन कैसे होता है, मौसम कैसे बदलता है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे। अभी इतना ही पढ़िए पहले। अपने अक्ष पर 59 डेज, 59 दिन में ये अपनी एक परिक्रमण, अपना अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, समझ गए। वहीं शुक्र की अगर हम बात करें, शुक्र सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाएगा, 355 दिन में, और अपने अक्ष पर कितने दिनों में घूमेगा, 243 दिन में। अब तीसरे नंबर पे आपका पृथ्वी आता है। देखिए पृथ्वी अपनी परिक्रमण बताया था 365 दिन में एक सूर्य का चक्कर लगाती है और 24 घंटे में अपने उस पे अक्ष पे घूम जाती है। अब आता है आपका मंगल कैसे इस परिक्रमण करेगा, 687 दिन लगाता है ये सूर्य का एक परिक्रमण करने में, और एक ही दिन लगता है इसको पृथ्वी के समान, एक ही दिन लगता है जितना समय पृथ्वी को लगता है अपने अक्ष पर घूमने में, दिन रात होने में 24 घंटे में मंगल भी घूम जाता है। और मंगल के पता है चंद्रमा कितने हैं, मंगल के चंद्रमा हैं 2। जैसे हमारे पास एक मून है, ऐसे ही मंगल के पास कितने हैं, 2 मून हैं।
उसके बाद हम बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति देखो, बृहस्पति यहाँ से दूर है सूर्य से। अब इसके लिए जब ये घूमेगा, दूर है, तो इसको समय भी ज्यादा लगेगा। तो इसको एक चक्कर लगाने में करीब करीब 11 साल और 11 महीने और लग जाते हैं। मान के चलो करीबन 12 साल लग जाते हैं। और अपने अक्ष पर कितनी देर में घूम जाता है? अपने अक्ष पर जैसे पृथ्वी 24 घंटे घूमती है, तो कितनी जल्दी? केवल 9 घंटे 56 मिनट में घूम जाता है। और इसके चंद्रमा बृहस्पति के जो चारों तरफ घूम रहे हैं, जैसे हमारा चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, ऐसे बृहस्पति के चारों तरफ भी चंद्रमा घूमते हैं। वो कितने हैं? 53 चंद्रमा है, सोचिए बृहस्पति के पास। उसके बाद आता है आपका शनि। शनि देखिए और दूर है। शनि को कितना टाइम लग रहा है? शनि को लगता है 29 साल 5 महीने। सोचिए, एक इंसान की आधी लाइफ चली गई, 60 साल का जीवन होता है। उसके बाद ये अपने अक्ष पर कितने दिनों में घूमेगा? जैसे पृथ्वी 24 में घूम रही है, ये 10 घंटे में घूम जाता है। देखिए जैसे जैसे दूर हो रहे हैं, ये अपने अक्ष पर तेजी से घूम रहे हैं, लेकिन इनका परिक्रमण काल सूर्य के चारों तरफ घूमने का जो समय है वो बढ़ता जा रहा है। उसी तरीके से इसके जो चंद्रमा है वो भी 53 हैं। यूरेनस की अगर हम बात करें तो ये देखिए 84 साल लगाता है घूमने में। सोचिए, एक चक्कर लगाएगा सूर्य का ये 84 साल में जाके, और 17 घंटे में ये अपने अक्ष पर घूम जाता है। सबसे लास्ट में जो दूर है ये नेपच्यून है, और इसको तो पूछो मत, देखिए 164 साल। ओ माय गॉड, इससे दुगना टाइम लग रहा है इसको। ये बहुत ज्यादा दूर है यहाँ से। 13 चंद्रमा है इसके, और अपने अक्ष पर घूमने में ये 16 घंटे का समय लेता है। तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए आपने देखा होगा, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, इन सब के चारों तरफ छोटे छोटे ग्रह छल्ले हैं। इनके चारों तरफ एक मतलब पतली सी लाइन है जो इनके चारों तरफ घूमती रहती है। ये और कुछ नहीं है, गैसों का ही एक आवरण है जो इनके चारों तरफ घूमता रहता है। छोटे छोटे पिंड हैं उसके अंदर। अभी देखिए हमने ग्रह के बारे में जाना। ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा वो ग्रह है। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। और पृथ्वी का उपग्रह है एक, क्या है? चंद्रमा। वो क्या करता है? पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब बात करते हैं हम सौर मंडल की। देखिए सौर मंडल क्या होता है? सूर्य और उसके 8 ग्रह, मैंने पहले ही बताया था। उपग्रह, ग्रहों के अभी उपग्रह थे, हमने अभी बात की थी। पृथ्वी का 1 है, और तुम्हारा बृहस्पति के कितने थे? बृहस्पति के 53 थे, शनि के 53 थे। तो ये सभी सौर परिवार के सदस्य हैं भाई। उसके बाद खगोलीय पिंड, छोटे छोटे पिंड हैं जहाँ पे ऐसे ही आकाश में घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ। और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब सारे के सारे सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इन सब का मुखिया कौन है? सूर्य है भाई। क्योंकि सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं तो मुखिया कौन? सूर्य हुआ। इसको हम सौर परिवार भी कहते हैं। अब हम सूर्य के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में उपस्थित है। ये गर्म गैसों का बना हुआ है, मैंने बताया, क्योंकि इसमें से हर समय अग्नि दहन होती रहती है। इसमें हर समय फायर रहती है इसमें, तभी तो यहाँ तक गर्मी छोड़ता है ये। हर समय इसमें हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैसें होती हैं, उनका संलयन होता है भाइयों। उसमें हर समय अग्नि दहकती रहती है, यहाँ तक रोशनी करता है पूरे ब्रह्मांड में नहीं, सॉरी, अपने सौर मंडल में पूरे में रोशनी छोड़ता है, और ऊष्मा भी प्रदान करता है। ऊष्मा ही जीवन का स्रोत है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा सभी जीव जंतुओं के जीवन का सार है। वही सोर्स है, वहीं से एनर्जी आती है। अगर सूर्य ना होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें एक अपना बल होता है। अब आप कहोगे कि सूर्य बीच में है, अब ये सारे ग्रह इसके आसपास क्यों घूम रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसके पास एक बल है। ये जैसे आप रस्सी में कोई कंकड़ बांधिए मोटा, और उसको ऐसे करके घुमाइए, तो वो दूर नहीं जाता ना आपसे, उसके चारों तरफ घूमता रहता है, इस तरीके से घूमेगा। तो उसी तरीके से सूर्य ने इन सभी को, एक बल है, एक रस्सी है इसके पास जो दिखती नहीं है, वो बल है एक ऐसा, अपनी तरफ खींच रखा है, और इन सबको ऐसे कर करके घुमा रहा है अलग अलग दिशाओं में। एक ही अपने चारों तरफ अलग अलग जगहों पे इनको घुमा रहा है। इसी तरीके से जैसे रस्सी से कंकड़ दूर नहीं जाता जब तक वो खुल ना जाए, घूमता रहता है, उसी तरीके से ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। देखिए ऊष्मा, हम गर्मी महसूस करते हैं, सूर्य का ही वो अग्नि है जो हमें यहाँ तक महसूस होती है। दूरी, हमारी पृथ्वी की दूरी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सोचिए, उसके बावजूद मई जून के महीने में हमारे यहाँ कितनी अत्यधिक गर्मी लगती है दोस्तों। अब बात करते हैं हम ग्रहों की। देखिए सूर्य हो गया केंद्र में, अब चारों तरफ इसके ग्रह हैं। ग्रह, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं।
मैंने क्रमबद्ध अभी आपको बताया था। सबसे पास में बुध है, फिर शुक्र है। ये क्रम आपको याद होना चाहिए कि कौन सा ग्रह सबसे नजदीक है, कौन सा सबसे दूर है। सबसे नजदीक बुध है, पृथ्वी का नंबर तीसरा है, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और सबसे लास्ट में है नेपच्यून। हमने ये तो देख लिया कि ये ग्रह चारों तरफ घूमते हैं। अब इनकी देखो, एक हर किसी की अपना एक रास्ता है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी निकल गई पीछे से बुध आ जाएगा उसी रास्ते पे चल के, जी नहीं। हर किसी का अपना एक पर्टिकुलर रास्ता है। जैसा कि हमने अभी देखा था सभी ग्रहों को, देखिए इसका रास्ता अलग है बुध का, और मंगल का एकदम अलग है, बृहस्पति का अलग है। कोई किसी के रास्ते में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई किसी के रास्ते से नहीं गुजरता, ना किसी के रास्ते को काटता है। ये अपने अपने रास्ते पर चलते हैं, इनका एक निश्चित रास्ता है। इस रास्ते को हम कहते हैं कक्षा। जैसे पृथ्वी की कक्षा, उसकी कक्षा में केवल पृथ्वी ही घूमेगी। ऐसे ही हम आगे बात करते हैं। ये तो हम देख चुके हैं कि बुध जो है आपका 88 दिन में अपना चक्र कौन कितना समय लेता है। देखो, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। शुक्र को ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र जो है उसका आकार और उसकी आकृति बिल्कुल पृथ्वी के समान है। आगे देखो, प्लूटो। अभी होता क्या था, एक 9 ग्रह माने जाते थे पहले 9 ग्रह माने जाते थे, अभी 8 हैं। नेपच्यून लास्ट है, लेकिन पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। लेकिन 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने यह निर्णय लिया कि कुछ और ग्रह भी खोजे गए हैं, उन सब का आकार बहुत छोटा है, प्लूटो का भी बहुत छोटा था, इसीलिए इन सभी को क्या माना गया? क्षुद्र ग्रह माना गया, बौने ग्रह कहा गया इनको। ये है मुख्य ग्रह। देखिए, जो 8 ग्रह हैं वो है मुख्य, और इनको माना गया है क्षुद्र ग्रह, मतलब बौने ग्रह। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, कुछ जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं, पौराणिक रोमन कथाओं में सोल सूर्य देवता कहा जाता था। सूर्य से संबंधित है सूर्य का परिवार, यही सब है। और इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जैसे हम इसमें बताया गया है जैसे ज्योग्राफी है, हम सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। जियो का मतलब ही होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, पृथ्वी के स्वरूप का अध्ययन, यही होता है। और एक आपको पता होगा कि जब भी, क्या आप जानते हैं, इस फैक्ट को भी देख लेते हैं। आर्यभट्ट जो थे वो सबसे प्राचीन उन्होंने खगोल शास्त्री थे। उन्होंने क्या कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा जो हैं परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। जो हमने बताया था तुम्हें, जितने भी ग्रह हैं इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। किसके पास अपना प्रकाश होता है? जो तारे होते हैं वो अपने प्रकाश के कारण चमकते हैं। न आगे चलते हैं, अब हम पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पृथ्वी कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। उससे पहले क्या आता है? बुध आता है, शुक्र आता है, तब आता है पृथ्वी का नंबर सूर्य से दूरी के हिसाब से। आकार के हिसाब से देखें तो पृथ्वी का नंबर 5वां है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास देखियो, पृथ्वी हमारी गोल है, जैसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो क्षेत्र हैं उनको बोलते हैं ध्रुव। जैसे बॉल होती है, बॉल के सबसे ऊपरी सिरा और सबसे नीचे का सिरा वो कहलाएगा ध्रुव। और वो ध्रुवों के पास से क्या है, जैसे मान के चलो बॉल को थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से हल्का हल्का सा काट दो आप लोग दोनों तरफ से, तो वो थोड़ा सा चपटी हो जाएगी। तो पृथ्वी की आकृति इसी तरीके की है, ऊपर से थोड़ी सी चपटी है, और इस आकृति को कहते हैं भू आभ। ये नहीं कहना अगली बार से कि पृथ्वी गोल है, नहीं। पृथ्वी की आकृति कैसी है? भू आभ, जियोड, इंग्लिश में बोलते हैं जियोड। तो पृथ्वी की एक अपनी अलग ही तरह की आकृति है, गोल। बॉल को ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा काट दो हल्का सा, तो वो अलग आकृति बन जाएगी, उसको बोलेंगे जियोड। ना तो अंडाकार है ना गोल है, कैसी आकृति है? भू आभ आकृति, उसको जियोड है। ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि ये इतने सारे ग्रह हैं, लेकिन क्या सभी पे लोग रहते हैं? जी नहीं, लोग केवल पृथ्वी पर ही रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पे अनुकूल परिस्थितियां हैं। पृथ्वी पे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेस हैं, ना अधिक गर्मी है ना अत्यधिक ठंडी है, ये सारी चीजें हैं। इस वजह से पृथ्वी पर रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति है। देखिए, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आप बाहर जाते हो नहीं, कहाँ रहते हो? घर में। घर में क्यों रहते हो? क्योंकि आपके घर में रहने के लिए दशाएं अनुकूल हैं। तो उसी तरीके से पृथ्वी हमारा ग्रह है, पृथ्वी हमारा घर है। पृथ्वी पर रहने के लिए अनुकूल दशाएं हैं। यहाँ पे ना अधिक गर्मी है ना वो है, जो गैस चाहिए, पानी भी उपलब्ध है हमें। तो वो सारी चीजें हैं जो मनुष्य को जीने के लिए चाहिए। अब आप
पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखोगे तो ये आपको कैसी दिखाई देती है? नीली। और नीली क्यों? क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, और जल को देखने दूर से देखोगे आप तो कैसा दिखता है? वो नीला दिखेगा दोस्तों। अंतरिक्ष से अगर आप पूरी पृथ्वी को देखोगे, पृथ्वी के 100 में से 71% भाग पर जल ही जल है, तो ऊपर से देखो तो आपको कैसी दिखेगी? नीली। अब ये था आपके ग्रह हो गए पूरे। यहाँ से हमने पहले तारे देखे, फिर ग्रह देखे, अब हम देखते हैं उपग्रह। उपग्रह में हम चंद्रमा की बात कर लेते हैं। पृथ्वी की बात की है, अभी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा की बात करते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ये 1/4 है। पृथ्वी का व्यास आप जानते हो निकालना, रेडियस, समझ रहे हो? ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है ये। सूर्य कितनी दूर था? 15 करोड़ किलोमीटर दूर था। 15 करोड़ किलोमीटर दूर था। और चंद्रमा का कितना है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब देखिए इसमें एक सिंपल सी बात लिखिए, जब पृथ्वी से सूर्य 3,84,400 पृथ्वी से चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर दूर है, तो सूर्य की दूरी कितनी होगी चंद्रमा से? पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, उसमें से 3,84,000 हटा दो तो वहां इतनी हो जाएगी ये। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिखाया गया है, हम यहाँ पे चंद देखिए, उपग्रह दो तरीके के होते हैं। एक तो उपग्रह है जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको उपग्रह कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है चंद्रमा, समझ रहे हो? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है चंद्रमा। उसी तरीके से मनुष्य भी अपने कुछ सैटेलाइट, कुछ छोटे छोटे उपग्रह बना के, ऐसी जिनसे हमें विभिन्न चीजों की जानकारी प्राप्त होती है, आकाश में छोड़ता है रॉकेट के माध्यम से, और वो भी पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमते रहते हैं। उनको भी हम क्या बोलते हैं? उपग्रह। लेकिन ऐसे उपग्रह जो मनुष्य छोड़ता है नीचे से, पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं, उनको बोलते हैं मानव निर्मित उपग्रह। और जो नेचुरल प्राकृतिक तरीके से घूम रहा है जैसे चंद्रमा है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक उपग्रह। अब देखिए हम बात करते हैं पृथ्वी पर क्या आप जानते हैं? पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। उसके बाद पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर है। आपको पता है प्रकाश की गति क्या होती है? लाइट कितनी तेजी से चलती है? लाइट चलती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। सोचिए 3 लाख, इतनी देर में 3 लाख किलोमीटर चली गई लाइट। तो देखिए सोचिए 3 लाख किलोमीटर की गति से वो चल रही है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? निकाल सकते हो आप? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर को डिवाइड करो 3 लाख स्पीड से। देखिए दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इससे डिवाइड करो तो समय निकल के आता है 8 मिनट। तो सूर्य से, सुबह जब सूर्य निकलता है, सूर्य से पृथ्वी तक उसकी एक किरण को पहुंचने में, लाइट को आने में कितना समय लग जाता है? 8 मिनट का समय लग जाता है दोस्तों। स्पीड देखिए उसकी, उसके बावजूद 8 मिनट लग जाता है। अब देखिए चंद्रमा के बारे में हमने पढ़ा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 में वो पहले इंसान थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। हम चंद्रमा पे जा चुके हैं। हमने एक ऐसा यान बनाया जिसमें बैठ के हम चंद्रमा पे पहुंचे, और पहले आदमी जिसने चंद्रमा पे अपना कदम रखा उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखिए हमने कहा था पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, कितना टाइम लगाती है? 365 दिन। उसी तरीके से चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। नहीं समझे? चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। आपने देखा होगा, कभी इधर दिखता है, कभी उधर दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है, जिसको अमावस्या कहते हैं। कभी एकदम फुल दिखता है गोल मटोल, उसको पूर्णिमा कहते हैं। मैं पहले बता चुका हूं, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखिए चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उसको कितना समय लगता है? वो 27 दिन में उसको पूरा कर देता है। और उतने ही समय में 27 दिन, करीबन 27 से 28 दिन में वो पृथ्वी का एक चक्कर लगा देगा, और उतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। 28 दिन का समय, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है, मैंने बताया था आपको, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम गई। उसी तरीके से चंद्रमा 28
27 या 28 दिन में अपनी अक्ष पर घूम जाता है। इसीलिए हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमेशा दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा कभी भी दिखाई नहीं देता। अब चंद्रमा पे हम क्यों नहीं रहते? चंद्रमा पे हम इसीलिए नहीं रहते, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर ही वो सारी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनमें लोग, इंसान जीवित रह सकते हैं। चंद्रमा पे वो परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं। बस। अब आता है क्षुद्र ग्रह। देखिए, मैंने बताया था, एक होता है तारा, फिर होते हैं ग्रह, फिर होते हैं उपग्रह, और कुछ ऐसे छोटे छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ऐसे पिंडों को हम कहते हैं, इन तीनों के अलावा जो छोटे छोटे पिंड होते हैं, छोटे छोटे से, उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल व बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि कुछ छोटे छोटे कक्षाएं, कुछ छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति की कक्षा के बीच में लगातार घूम रहे हैं। अब ये बनते कैसे हैं? देखिए, कभी हजारों करोड़ों साल पहले ऐसा माना जाता है कि कोई ग्रह टकराए होंगे। ये ग्रह या फिर ग्रह घूमते हुए इनका ही कोई छूटा हुआ भाग है जो दूर है उनसे लगातार हो रहा है, और विस्फोट हुआ होगा या ग्रह में टूटकर उनसे अलग हो गए होंगे। अब आते हैं हम उल्का पिंड पे। देखिए, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के आकार के पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ये थे क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षा में। उसके बाद हम देख रहे हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है? एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? देखिए, सूर्य और सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, इतने भी छोटे नहीं है, मतलब मान के चलो बस के आकार के हैं, उससे भी बड़े हो सकते हैं, इसी टाइप के हैं, जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। ये क्या होता है? कभी कभी ये पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं। अब जब घूमते घूमते जब पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे सूर्य ने पृथ्वी को बांध रखा है, जाने नहीं देता, ऐसे जब ये पृथ्वी के पास से गुजरते हैं तो एक गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का इनको अपनी तरफ खींच लेता है। और जब ये बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ आते हैं तो बीच में क्या है? वातावरण है, बहुत सारी गैसेस हैं। दोस्तों, कोई चीज आपने देखी होगी, जैसे बाइक है, बाइक अगर चल रही है उसमें थोड़ी सी चिंगारी लग जाए और रफ्तार उसकी तेज हो तो बहुत तेजी से आग जलती है, जैसी बढ़ जाती है। तो इनका घर्षण पृथ्वी के वायुमंडल, वातावरण से होता है, जिसके कारण इनमें आग लग जाती है। और कभी कभी तो ये रास्ते में ही जल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये पृथ्वी पे ऐसे ही आके गिर जाते हैं और जहाँ पे गिरते हैं वहां पे गड्ढा बना देते हैं, उसको झील बन जाती है, वो क्रेटर बन जाता है वहां पे। ये तो हुआ उल्का पिंड। अब हम बस चैप्टर के लास्ट में पहुंच गए हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए, आकाशगंगा। हम जब रात के समय खुले आसमान के नीचे जब लेटे होते हैं तो हमें एक चौड़ी सफेद पट्टी सी नजर आती है। देखना, रात में साफ साफ दिखेगी, एकदम एक मतलब सांप के आकार की, सर्पीली सांप के आकार की एक छोटी सी सफेद सफेद पट्टी आएगी, उसमें बहुत सारे तारे और वो सब दिखेंगे। वही है आकाशगंगा, उसको मिल्की वे कहते हैं। ये हमारे सौरमंडल का ही भाग है, ये हमारे सौरमंडल का ही भाग है, इसको आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। प्राचीन काल में जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें इसको जो है बहती गंगा के नाम से कहा गया है कि आकाश में बहती हुई गंगा है ये, वही इसको कहा जाता है कि ये कल्पनाएं हैं, ये मतलब कहानियों में ऐसा कहा गया है। और ऐसी ही लाखों करोड़ों जब आकाश गंगाएं मिल जाती हैं, समझ रहे हो दोस्तों? सबसे पहले हमने बात की उल्का पिंड होते हैं बहुत छोटे छोटे, फिर होते हैं क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच में, फिर उसके बाद आता है आपका क्या बनता है? उपग्रह, जो ग्रह जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा, इस तरीके से। फिर ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। फिर सौरमंडल, सौरमंडल में भी आकाश गंगाएं, और जब कई सारी लाखों आकाश गंगाएं मिल जाएं तो वो क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण कर देती हैं, उनसे बनता है जाके ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड के बारे में कल्पना नहीं कर सकते कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, लगातार फैल रहा है ये, और फैल रहा है तो आखिर फैल कहाँ पे रहा है, कहाँ जा रहा है ये, वहां पे क्या है जहां ये अभी फैलने की कोशिश कर रहा है। वैज्ञानिक अभी इस बारे में जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ब्रह्मांड आखिर है क्या। बस इतना मान लीजिए कि ब्रह्मांड ये सब है, इसमें लाखों करोड़ों सूर्य हैं, लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, हजारों अरबों खरबों ग्रह उपग्रह सब कुछ है, इन सबको मिला के बनता है आपका ब्रह्मांड। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स सभी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। बताना जरूर दोस्तों कैसा लगा, कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम इसमें 6 से लेके 12वीं कक्षा तक की सारे के सारे सब्जेक्ट की वीडियो अच्छी क्वालिटी में अपलोड करेंगे। धन्यवाद।